नीट में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे सही अप्रोच लगाकर उनको सॉल्व करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम एक टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक के थ्रू हम ये समझेंगे कि आखिर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, या वो क्या तरीका हो जिससे हमें पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद में आसानी रहे कि जब भी उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमसे सॉल्व हो जाए और गलती होने की संभावना कम से कम रहे। दोस्तों, टीचिंग, लर्निंग, रीडिंग, ये सब कहीं ना कहीं अगर कोई टेक्निक इनमें यूज की जाए तो काम काफी आसान हो जाता है। कई बार हम दिमाग को किसी बात की हिंट दे देते हैं, कोई लिंक दे देते हैं, तो ब्रेन इजीली काम कर जाता है। अब अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप कई लोगों के ओपिनियन सुनते हैं, सभी अपने अपने तरह से अपनी अप्रोच बताते हैं, जिसको जिस तरह से सफलता मिली है वो अपना तरीका बताता है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर अगर हम कम समय में कोई टॉपिक तैयार करना है तो उसमें आसानी से हम उस टॉपिक को कैसे तैयार करें और उससे कैसे आने वाले क्वेश्चंस को, गलती की संभावनाओं को हटाकर सॉल्व कर पाए। मैं एक टॉपिक यहाँ पे लूंगा, एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत या एनिमल किंगडम एक इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें आप एक एक एनिमल को पढ़ो अगर डिटेल, तो काफ़ी लेंदी, काफ़ी डिटेल संभव है। पर फिर भी अगर हम उस टॉपिक को कोई एक ऐसा तरीका कि उससे आने वाले हर संभव प्रयास करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ऐसा कोई तरीका हो जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, जस्ट फॉर्मेलिटी टाइप का ना हो, मतलब मन अंदर से कह दे कि हाँ अब मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या इससे आने वाले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो अंदर से, मन में से ऐसी आवाज आखिर कैसे उठेगी, विश्वास कैसे होगा, तो उसका आप तरीका सोच पा रहे होंगे कि क्यों ना हम इस टॉपिक से पूछे गए पिछले कुछ 8-10 सालों में क्वेश्चंस उनको उठा के देखें। बिल्कुल ये सबसे सही तरीका है। किसी भी एग्जाम को अगर फाइट करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी टफ एग्जाम को अगर आपको सॉल्व करना है, तो सबसे सही तरीका क्या होगा कि उस एग्जाम में पूछे गए पुराने क्वेश्चंस को एक बार हम देख लें। तो यहाँ पर मैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद में उसको एनसीईआरटी से भी कैसे पढ़ना है या उसकी थ्योरी कैसे तैयार होना है, और जो बर्डन जैसा लगता है कि इस बोरिंग एरिया को कैसे क्या करें, कैसे सॉल्व करें, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप साथ दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात एनसीईआरटी बुक को रीड करने की बात आती है। एनसीईआरटी बुक, इसमें बहुत ही मतलब समराइज वे में है। एनसीईआरटी को तैयार कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किलफुल काम माना जाता है। एनसीईआरटी में पैराग्राफ्स में छोटे छोटे लाइनों में क्वेश्चंस, मतलब लाइनों में जो बातें लिखी है उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छी बात यह है कि उनको अगर पढ़ के समझ लिया जाए और जो डाटा इंफॉर्मेटिव है, जो याद रखने वाला, उसको याद रखें, और पैराग्राफ्स को समझ के साइड में नोट कर ले, लिख लें हम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहाँ से पूछा ये पहले से हम एनालाइज कर लें, तो काफ़ी आसान हो जाता है काम। एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम 4th चैप्टर है 11th वाले वॉल्यूम में। इसमें हमको अगर देखें तो पहले दिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या दिया है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल सकते हैं। जस्ट मैं एनसीईआरटी इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बायो काफ़ी डिटेल है। हर टॉपिक, कहीं भी आप इकोलॉजी पढ़ो, जेनेटिक्स वगैरह, अगर आपका ओरिजिन, शुरुआत आप टॉपिक की एनसीईआरटी से रखते हो तो ये बहुत सही तरीका होगा। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो बेसिस लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप कैसे सोचेंगे, या
इसमें क्या क्या दिया होगा, क्या पॉसिबल है। तो इसमें बताया है कि एनिमल्स, जो एनिमल किंगडम में फाइलम, अलग अलग फाइलम क्लासिफाई किए हैं। कितने फाइलम है टोटल? 11 फाइलम, 11 फाइलम है। तो इन 11 फाइलम में पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब काउंट करेंगे, 11 होना चाहिए, है ना। पीसीटीपीए आ महक ट्रिक है, निमोनिक बना सकते हैं आप। तो ये 11 फाइलम, आखिर एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में कैसे डिवाइड किया, तो उसका कोई ना कोई बेसिस होगा। तो सबसे पहले वाला बेसिस क्या दिया है यहाँ पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई एनिमल, उसकी बॉडी सेल्स के ग्रुप से बनी है ना, या फिर टिश्यू लेवल पर है उसकी बॉडी, यानी कि बॉडी में टिश्यू है, या फिर टिश्यू भी और प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए तो क्या उसमें ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन भी और डेवलप फॉर्म देखे तो क्या हो सकता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इस तरह से पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ये जो पोरीफेरा फाइलम है, इसकी बॉडी सेल्यूलर लेवल पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे, ध्यान दें, सिंगल सेल नहीं। देन उसके बाद में सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा को टिश्यू लेवल बताया गया, ठीक है, सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा को टिश्यू लेवल पर। उसके बाद में प्लेटीहेल्मिंथ के कुछ, मतलब यहाँ पे ऑर्गन लेवल ही बोलते हैं, कुछ में ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, या यहाँ का एक क्वेश्चन कवर करें तो प्लेटीहेल्मिंथ के मेंबर्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गन सिस्टम है, बट मैक्सिमम मेंबर्स में ओनली ऑर्गन होता है, इसलिए इसको ऑर्गन ही बोलेंगे। प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल कहां से शुरू होता है? एस्केहेल्मिंथ से। एस्केहेल्मिंथ ऐसा फाइलम है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यहाँ से आगे सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में सॉरी, ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही थी, यहाँ से सभी में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई करने का बेसिस हो गया। यहाँ पर पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जैसे ऑर्गन सिस्टम दिया, देन उसके बाद में एक पॉइंट कवर किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथ हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग, यानी कि इसमें केवल एक ओपनिंग होती है। और एलिमेंट्री कैनाल को आप सोचो तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? एक माउथ होना चाहिए, देन उसके बाद में उसमें एनस होना चाहिए। तो ये डबल ओपनिंग है, मतलब दोनों तरफ ओपनिंग है ना। तो इस ओपनिंग को हम, मतलब इस वाले पैटर्न को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट इनमें एक तरह का अंध नाल तंत्र, किनमें? प्लेटीहेल्मिंथ में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि सिंगल ओपनिंग, इसी से वाटर वगैरह जो फूड मटेरियल एंटर करेगा और इसी से बाहर हो जाएगा। सिंगल ओपनिंग वाला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डिस्कस किया है, इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट पर ही हूं मैं। तो यहाँ पर बताया है ओपन एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डेवलप पैटर्न कौन सा होगा? ओपन और क्लोज। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है, और ओपन, जैसे आप कॉकरोच, कॉकरोच कौन से फाइलम का मेंबर है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस पैटर्न का है? ओपन और क्लोज, ओपन टाइप का होता है। और इधर हम बात करें एनिलिड्स में, एनिलिडा में अर्थवर्म का, है ना, केंचुए या अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है? क्लोज टाइप का है, ठीक है। पर उसमें जो लीच है, हिरुडिनेरिया, उसमें ओपन होता है, और मैक्सिमम एनिलिड्स में क्लोज टाइप का होता है। उसके बाद में हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो हम में कौन से टाइप का होता है? क्लोज टाइप का होता है। तो क्लोज ओपन का तरीका कैसे होता है डिफाइन? तो यही है कि इसकी शॉर्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो टिश्यू, मान लीजिए ये टिश्यू है ऊतक, अगर इस टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ब्लड, ब्लड अगर डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन टाइप का, ठीक है, समझ लिया। अब अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो वो ये है कि अगर ये ब्लड टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आते हुए किसी कैपिलरी ब्लड वेसल
में फ्लो होता है और जो भी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करना है, CO2 एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाए। यहाँ लिम्फ टिश्यू फ्लूइड में आता है, टिश्यू इसको ले और वापस से यहाँ से उसको CO2 अगर उधर पहुंचाना, ब्लड डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा। उसमें से जो कंपोनेंट काम के हैं, CO2 O2 एक्सचेंज हुआ, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट जो भी हो गए, ग्लूकोज वगैरह, तो वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, एक तरह से क्लोज में फ्लो हो रहा है, इसलिए इस टाइप के पैटर्न को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप पैटर्न माना जाता है। इस कैरेक्टर को लेके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वाला पॉइंट जो इसमें दिया है, सिमेट्री की बात हुई है। तो दोस्तों सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री को लेके एसिमेट्रिक हो सकता है, इसको नहीं भूलना है। एसिमेट्रिक एनिमल्स भी इसमें हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये जो पोरीफर्स होते हैं, मोस्टली पोरीफर्स आर एसिमेट्रिक, है ना, उनकी बॉडी इरेगुलर होती, कुछ भी मतलब उसको किसी भी प्लेन से अगर लो, पोरीफेरा का कोई भी मेंबर है, अगर उसकी बॉडी ऐसे कुछ होती है कि किसी भी प्लेन से अगर कट करते हैं तो एग्जैक्टली दो बराबर भागों में नहीं कटता है। मैं सिमेट्री का सेंस कुछ बताऊं, जैसे ये शेप है, अगर इसको यहाँ से बीच में से हमने कट कर लिया तो देखेंगे दो बराबर भागों में टूट गया है, यानी कि इसमें सिमेट्री है। और मतलब ये भी सिमेट्री के टाइप रहते हैं हमारे पास। ये देखते हैं इंक्वाटल, इसमें इसको मैं किसी भी प्लेन से अगर कट करता हूं तो ये दो बराबर भाग में टूट रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी सिमेट्री है, जो भी बता रहा था वो भी सिमेट्री है। तो ये सिमेट्री का टाइप बायलैटरल एंड रेडियल है। बट कुछ ऐसे शेप या स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं जिसको किसी भी प्लेन से काटो वो एग्जैक्ट दो बराबर भागों में नहीं कट सकता। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे कि वो एनिमल कैसा है? एसिमेट्रिक है। तो वो यहाँ पर इन सभी फाइलम में से कौन से एनिमल ऐसे हो सकते हैं? ओनली पोरीफेरा जो है, इसके भी ऑल नहीं, मोस्टली अधिकतर पोरीफर्स जो होते हैं एसिमेट्रिक बॉडी प्लान उनका होता है। ठीक है, अब उसके आगे देखें, सिमेट्री की बात करें अगर सिमेट्री की बात कर लेते हैं यहां, तो उसमें देखते हैं रेडियल सिमेट्री है, एक रेडियल सिमेट्री होगी और एक बायलैटरल, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो कुछ ऐसा, ये मान लेते क्या है, सोच पा रहे हैं आप? हाइड्रा ऐसे सिलेंडर शेप होता है, पॉलीफॉर्म आप पढ़ेंगे अभी हम आगे, है ना, हाइड्रा है। अब इसमें क्या है कि ये सेंटर किसी भी प्लेन से अगर काटो दो बराबर भागों में ये कट जाएगा, है ना। आपको यहाँ एनसीईआरटी में भी हाइड्रा को दिया और ऐसे कुछ ऐसे प्लेन कटते हुए प्लेन भी बताया है कि किसी भी प्लेन से अगर काट रहे हैं तो दो बराबर भाग में वो कट रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के इस पेज पे सिमेट्री को डिस्कस किया है। ऊपर हाइड्रा दिया, देन उसके बाद में नीचे वाला जो डायग्राम दिया है उस ये आर्थ्रोपोड है, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं ये कि इसमें ओनली एक सिंगल प्लेन है, इसी प्लेन से काटने पर दो बराबर भागों में कट सकता है। तो वो कौन सी सिमेट्री होगी? बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री में ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि ओनली कोई एक ही प्लेन है। ह्यूमन बीइंग की बात करें अगर, तो ह्यूमन बीइंग्स में भी आप अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इसमें ओनली यही प्लेन जो है कि दो बराबर भाग में हम कट कर सकते हैं उसको, अदरवाइज और कोई ऐसा प्लेन नहीं है कि जिससे ये से काटे तो बराबर पार्ट में, यानी कि जो डेवलप सिमेट्री होती है ओनली एक सिंगल प्लेन ही पॉसिबल है जिससे काटने पे बायलैटरल सिमेट्री डिफाइन होती है। रेडियल भी किसी भी प्लेन से काटो। अब पॉइंट की बात ये कि रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगी? सिलेंट्रेट्स एंड टीनोकोरा में। बायलैटरल कहां से शुरू होती है? बायलैटरल सिमेट्री का फर्स्ट मेंबर यहां से अपने को प्लेटीहेल्मिन कंसीडर करना है। इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। कौन सी? बायलैटरल, है ना, द्विपार्श्वमिति देखने को मिलती है प्लेटीहेल्मिन और उसके आगे सभी पे, है ना। और इनमें कौन सी? रेडियल सिमेट्री। इसमें मोस्टली पोरीफेरा तो ज्यादातर कैसे होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं। एक मेंबर इसमें आप देख सकते हैं जो साइकन है ना, जो एनसीईआरटी में इसमें दिया है उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साइकन या उसको साइफा कहेंगे हम। चलिए उसके आगे हम अगर बात करें इसमें नेक्स्ट जो इनने फीचर लिया कि किस बेसिस पर हो,
तो जर्म लेयर्स जो होती है डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जो यहाँ पे डिफाइन किया है, तो डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बुक में दो डायग्राम दिए, ये डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें जो रेड मतलब बीच वाली लेयर जो है रेड पट्टी दिख रही है, और सेकेंड वाले डायग्राम में भी रेड है। उन दोनों को आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में जो है वो प्लेन है ना। डायग्राम को कुछ अगर डिस्कस कर लें तो सबसे बाहर तो एक्टोडम, सबसे अंदर एंडोडम और बीच में मीजोडम है। तो सेकेंड वाले डायग्राम में सेल्स के फॉर्म में शो किया है, बट फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या किया है, यहाँ पे जस्ट प्लेन है ना, ऐसे जैसे ऐसी प्लेन पट्टी है जिसमें सेल्स नहीं दिख रही है, एसेलुलर लेयर है वो, ठीक है। तो डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्ट की बात करें तो वो जर्म लेयर होती है, तो वो कैसे डिफाइन के यहाँ पे उसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी ऐसे कुछ है, उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्लेटी हेलमिंथ होते हैं, प्लेटी हेलमिंथ और इसके आगे के सभी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं मीन्स क्या, इनमें ऑल थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट है ना, एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम है ना, मीजोडम, तीनों जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती है। तो इन बाकी में जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके बारे में क्या पॉइंट है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ओनली 2 जर्म लेयर्स होती है, कौन सी, एक्टोडम एंड एंडोडम। कौन सी नहीं है, मीजोडम इज एब्सेंट, मीजोडम इनमें नहीं होती है, ठीक है। उसकी जगह मीजोग्लिया आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ठीक है, इनको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। ये कौन से हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल अगर ये है तो उनमें ओनली एक्टोडम एंड एंडोडम होगी, क्या एब्सेंट होगी, मीजोडम एब्सेंट होगी। चलिए, तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी का ये फीचर भी कवर किया है। मैं आपको जहां से बात शुरू की थी, क्वेश्चंस कैसे हैंडल होते हैं, वहीं ले जाएंगे वापस, वो बात आपको क्लियर करेंगे। तो इसमें ये समझने कि मतलब इस तरह से आप रीड कर सकते हैं इसमें जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं पॉइंट्स को निकाल के, वो क्या डिस्कस करना चाहते हैं क्या नहीं। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो वो दिया सीलोम के बारे में, ठीक है। सीलोम के बारे में दिया है कि सीलोम होना या ना हो। सीलोम क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान एक वर्ड बोलते हैं, ऐसा कुछ। जैसे कि आप समझें सीलोम को ऐसे कुछ समझेंगे हम, गुहा है, कैविटी है, अंदर खोखला भाग है। वो कैसे बनता है उसको आपको ऐसा समझना है कि एक बड़ा सा पाइप है, उसके अंदर एक और छोटा पाइप है, ठीक है। छोटा पाइप ये रहा, उसकी ल्यूमेन, छोटे पाइप के जो खोखलापन वो ल्यूमेन तो है इसे, और ये बड़ा सा पाइप। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े वाला पाइप और छोटे वाले पाइप के बीच में कुछ खाली जगह है, बस उसी को हम सीलोम कह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा, इसमें अब आप कंसीडर करो कि बड़े पाइप को अंदर साइड से हम एक रेड कलर से पेंट कर देते हैं, छोटे पाइप को बाहर साइड से रेड कलर से हम पेंट कर देते हैं, तो क्या होगा, कुछ ऐसा। हमने बड़े वाले पाइप को अंदर से रेड कलर से ऐसा पेंट कर दिया पूरे को, है ना, और छोटे वाले पाइप को बाहर से पेंट कर दिया। फिर इस सीलोम के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं इसकी, अगर सीलोम को देखें तो देख पा रहे हैं कि ये सीलोम आउटर साइड से या इनर साइड से किस चीज से लाइन, ओनली बाय रेड कलर। और ये रेड कलर एक्चुअल में है, ये रेड कलर है मीजोडम, मीजोडर्मल लेयर से बना है, ठीक है। तो लाइन बाय मीजोडम, सीलोम लाइन बाय मीजोडर्मल सेल्स, मीजोडर्मल सेल्स।
तो ये सीलोम के बारे में पॉइंट है, आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सीलोम के बारे में दिया है, गट वॉल भी कह सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मतलब सीलोम का इंपॉर्टेंस है, क्या लिखा, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। मतलब बॉडी कैविटी में अंदर लाइन वो एंडोडर्म से नहीं है और बाहर एक्टोडर्म से नहीं है, दोनों तरफ ही उसमें तो जो कवरिंग है, पेंट है, वो तो किसका है, मेसोडर्म का ही है, इसलिए ये पॉइंट काम का है ये क्वेश्चन। तो मेरा ये कहना है कि पढ़ते टाइम आपकी अप्रोच कुछ ऐसी होना चाहिए कि उन लाइन को आप क्वेश्चन की तरह सोचो कि इस पे क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा, और उसी अप्रोच से पढ़ते जाइए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप अलग नोट कर सकते हैं। हर बच्चे की तैयारी का लेवल अलग अलग हो सकता है, किसी को ये ऑलरेडी पहले से पता हो, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, कोई किसी का रिवीजन है, तो आप अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सीलोम की अगर बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मतलब इसमें आपको कुछ ऐसे ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ आपको। तो आप इसको तो अभी समझ ही गए होंगे, पीसीटीपीए आम हल। ये मतलब आपको बार बार इन कैरेक्टर्स को समझने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका एक निमोनिक का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं 3 फाइलम को स्पेसिफिक इनको मार्क कर रहा हूँ। 3 क्या बोले इसको, ये एक सेगमेंट पूरा ले लेते हैं, है ना। ये जहां से फर्स्ट वाला ये पी आ रहा है, इसको अगर अलग कलर ले लेते हैं, इसको यहां से ये पोरीफेरा है ना, ठीक। देन उसके बाद में ये एस्केहेल्मिन, सॉरी ये गलत था, पोरीफेरा नहीं, प्लेटीहेल्मिन एंड ये एस्केहेल्मिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीलोम के क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बचे हुए फाइलम और इस फाइलम में क्या डिफरेंस, मतलब जर्म लेयर को लेकर। ये फर्स्ट वो फाइलम है जिसमें मेसोडर्म प्रेजेंट है, और अभी मैंने सीलोम की बात की तो सीलोम को लेके जो पॉइंट लिखा है कि लाइन बाय मेसोडर्मल सेल्स आर मेसोडर्म, बट सीलोम नो। तो इसको एसीलोमेट कहा कि इसके पास मेसोडर्म तो है बट इसने सीलोम नहीं बनाई, है ना, इसमें गुहा या कैविटी अनुपस्थित है। इसको चेक किया, आपके क्या हाल है, आपको हमने मेसोडर्म दिए, सीलोम बनी कि नहीं, तो पता चला कि बना रहा था पर सही सीलोम नहीं बना पाया, है ना। तो प्रॉपर तरीके से सीलोम नहीं बन पाई, ठीक है। तो इसको फिर बोले काम चल तो रहा है पर नकली काम है, बोले स्यूडो, है ना, स्यूडो सीलोम हो गया ये, ठीक है, स्यूडो सीलोम। देन उसके बाद में फर्स्ट वह फाइलम जिसमें मेसोडर्म या ट्रू सीलोम देखने को मिलती है, सत्य गुहा देखने को मिलती है, वो सन कौन सा है, तो फर्स्ट फाइलम प्रथम सन कौन सा होगा, एनेलिडा। एनेलिडा एक ऐसा फाइलम है जहां से हमको पहली बार मेसोडर्म देखने को मिलती है। फर्स्ट वह फाइलम जहां से हमको, सॉरी ये गलत हुआ, एनेलिडा फर्स्ट वो फाइलम है जहां से हमको सीलोम या गुहा देखने को मिलती है। अब फर्स्ट वह फाइलम जहां से हमको मेसोडर्म देखने को मिलती है तो वो प्लेटीहेल्मिन। फर्स्ट वो फाइलम जहां से हमको ट्रू सीलोम देखने को मिलती है, एनेलिडा, ठीक है। अब प्लेटीहेल्मिन में गुहा नहीं है, इसमें नकली है, और बाकी इन सब में ट्रू सीलोम है, ठीक है, सत्य गुहा पाई जाएगी ट्रू सीलोम। उसके और भी टाइप होते हैं फिर, साइजोसीलोम, देन एंटेरोसीलोम, है ना, वो सीलोम या गुहा बनने की मेथड के आधार पर बेस्ड है, जिसको एनसीईआरटी में इतना डिस्कस नहीं किया है, पर एक्स्ट्रा थोड़ा एडिशनल ध्यान रख ले, कहीं क्वेश्चन में कहीं आता है, प्रीवियस ईयर में कहीं है, और उसको एज इट इज अगर आप ध्यान रख ले तो बुरा नहीं है। चलिए अब पर अपना फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पर 100% विश्वास रख के एनसीईआरटी को पढ़ के ही बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस अपने अंदर उसको बिलीव में लाओ, उसको मतलब डाइवर्ट ना हो, है ना, कि क्या होगा, अरे पता नहीं कहीं से और पूछ लिया, कहीं से नहीं पूछेगा, कहीं और से पूछेगा तो वो कुछ क्वेश्चन होंगे और वो सबके लिए नए होंगे। अगर जो एनसीईआरटी पे फोकस्ड है तो मैक्सिमम पार्ट 80 to 85 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनते हैं, पर वो भी ऐसे कोई सीधे ही नहीं बनते, उसमें कंसेप्ट सोचना रहता है। तो अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को
अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस को ही सिली मिस्टेक होने से बचा लेते हैं, तो आपका ऑब्वियसली स्कोर अच्छा रहेगा, 300 प्लस आसानी से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, सिलोम के अलावा इसमें जो दिया है वो सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन की बात करें तो ये क्या सिस्टम है, बॉडी में सेगमेंट, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करें तो बाहर से कोई सेगमेंट नहीं दिखता है बॉडी, बट अंदर से अगर बात करें तो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी, देन एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक जोन अलग अलग होता है। डायफ्राम की बात करें तो ये डायफ्राम जो है यही है कि इंटरनली वो मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है, ऊपर थोरेसिक कैविटी रह जाती है अंदर, और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। अब ये डायफ्राम आपको जान के थोड़ा अजीब लग सकता है कि बॉडी में डायफ्राम का मतलब ऐसा कुछ नहीं, जैसे दो चीज के बीच में पार्टीशन को डायफ्राम, तो इसको एब्डोमिनल डायफ्राम कहेंगे। वैसे ही आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, एक पेल्विक डायफ्राम भी होता है, ठीक है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वहां पे पेल्विक डायफ्राम रहेगा जो अगेन उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात चल रही है, तो कुछ एनिमल आपने देखे होंगे उनमें बॉडी में कुछ ऐसा दिखता है, थोड़े थोड़े डरावने भी हो सकते हैं ये, है ना, ऐसे कुछ मूछे वूछे हो जो भी हो, बट उनकी बॉडी कुछ, आप अगर कीड़े वीड़े जो भी इनको बोलो, इस तरह का कुछ बॉडी दिख रही होती है। तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूं कि ये सेगमेंट्स है, ये है सेगमेंटेशन, तो इसके बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। अब इसको लेके क्लासिफाई करना तो ठीक है, बट हमारे नीट में इसको लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। 2012 का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मोलस्क वगैरह का एक फीचर पूछा है, तो वहां पे दिया है कि मोलस्क एसेगमेंटेड होते हैं, अखंडित शरीर होता है, बिल्कुल सही। देन उसके बाद में भी नीट 19 में भी क्वेश्चन पूछा है जिसमें स्टेटमेंट इस सेगमेंटेशन को लेके, उसके पहले भी 15-16 में भी क्वेश्चंस आए हैं। सेगमेंटेशन की जब बात चलती है तो सेगमेंटेशन में एक पॉइंट बनता है, एक टर्म देखने को मिलती, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन से कहने का मेरा मीनिंग ये है, या जो दिया जाता है वो उसका मतलब ये कि कंप्लीट परफेक्ट सेगमेंटेशन प्रॉपर तरीके से, तो वो किस में देखने को मिलता है, एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड, इंपॉर्टेंट है ना, एनालिटा के अलावा आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिज्म कहेंगे उसको, ठीक है। इसमें लिख रहे हैं कि द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अर्थवर्म में दिया है ना, प्रॉपर तरीके से जो सेगमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एनालिट्स का नाम भी एनालिटा क्यों है, एक तरह से वो खंडों से बना हुआ है, एन्यूल्स मतलब होता है ऐसे रिंग, तो ऐसे ऐसे लगता है कि कुछ रिंग को जोड़ दिया है तो उसका शरीर बन गया है। अब आप ये रिकॉल करिए कितने रिंग से बना रहता है, 100 से ज्यादा है, कितनी है आपको एनसीईआरटी में देखना रहेगा, उस टॉपिक को हम जब पढ़ेंगे डिस्कस होगा। ये इस तरह से, तो ये सेगमेंट है प्रॉपर, उसमें रिंग से बना है, ठीक है। चलिए, तो आप इस तरह से एनसीईआरटी को कवर करते जाइए। लास्ट इसमें दिया है जो बेसिस क्लासिफाई करने का, इनको ना भूले, चैप्टर एक्चुअल में यही चल रहा है, मैंने लिखा तक, मतलब सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन आर्म, ओके, व्हाट इज आर्म, पीसीटीपीए आर्म है, आ मतलब एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, तो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिला है। इस पे 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। और नीट 20 या आगे भी एग्जाम की बात करें तो आपको पता होगा कि जो एम्स एग्जाम अलग से होती थी अभी तक, मेडिकल एंट्रेंस में एम्स, वो अब कंबाइन है, इसी के थ्रू उसमें भी एडमिशन मिलना है, इसलिए ऑब्वियसली पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज होगा या होना चाहिए। अब चेंज होने का मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं या कोई पेपर बहुत टफ नहीं होगा, बट लॉजिकल, एम्स का जो पैटर्न होता है थोड़ा लॉजिकल होता है। एनसीईआरटी से भी अगर पूछता है तो जस्ट थोड़ा सा सोचना रहता है, तो आप क्वेश्चन को वहीं ऑन द स्पॉट प्रॉपर तरीके से पढ़िए, 4 ऑप्शन को देख के सिली मिस्टेक से बचते हुए उसको टिक कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात कर रहे थे नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पर भी हमने एक फाइलम बना रखा है जिसको हम कहेंगे कॉर्डेटा। वे सारे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ऑल आर कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, बोलेंगे कॉर्डेट्स, है ना। तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेटा एक फाइलम बनाया हुआ है, और
कॉर्डेट्स ये फाइलम, इसके फिर सब फाइलम और वो कॉर्डेटा पढ़ेंगे तभी इसको डिस्कस करते हैं। अभी इस नोटोकॉर्ड के बारे में एक क्वेश्चन यही दिया है, नोटोकॉर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम, है ना, ऑप्शंस दे दूं मैं आपको, चलो पहला यही आ गया, मीजोडम, एक्टोडम, एंडोडम, देन आंसर विल बी मीजोडम, है ना, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी, ठीक। नोटोकॉर्ड कहां से अराइज होगी, किससे मॉडिफाई या कहां से बनेगी, कौन सी जर्म लेयर से, मीजोडर्म से, ठीक है, लिखा है इसमें, नोटोकॉर्ड इज ए मीजोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रोड के समान ये स्ट्रक्चर है, और कौन सी जर्म लेयर से बनता है, मीजोडर्म, ठीक है। और नोटोकॉर्ड के बारे में क्या पॉइंट है कि इन सभी फाइलम में से ओनली एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लाइफ की किसी न किसी स्टेज में, बाद में वो नोटोकॉर्ड दूसरे स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो सकती है, कार्टिलेजिनस आर बोनी वर्टिबल कॉलम, या फिर नोटोकॉर्ड बनी भी रहे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो इस तरह से फीचर्स की बात हो गई। देन उसके बाद में फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा दिया है, तो पोरीफेरा को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ये देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे। इससे भी पहले अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमको अगर इजी चाहिए तो उसके लिए हमको पहले ये करना चाहिए कि सभी फाइलम के एटलीस्ट एग्जांपल्स हमको याद कर लेना चाहिए, या एक बार उनको देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में इनको स्पंजेस कहते हैं, ठीक है, वो तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ गया। और एग्जांपल की बात करें तो 3 डायग्राम यहाँ दिए हैं। फर्स्ट वाला है साइकन, या फिर उसी को कहेंगे साइफा। देन उसके बाद में दिया है यू स्पॉन्जिया या फिर बाथ स्पॉन्ज, और लास्ट में दिया है स्पॉन्जिलार फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है, साइकन, साइफा, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, एंड इसमें एक दिया है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा, और निडेरियंस कहते हैं इनको, नाइडेरिया, निडेरियन, सिलेंट्रेटा, ठीक है। एंड निडेरियंस में एक स्पेशल सेल होती, क्या नाम है उसका, नाइडोब्लास्ट। और पोरीफेरा में एक स्पेशल सेल, उसका नाम है कोइनोसाइट। फ्लैजिलेटेड और सिलेटेड, फ्लैजिलेटेड सेल होती है जिसको हम कोइनोसाइट कहते हैं, ठीक है। वो और भी फीचर्स वगैरह दूसरी चीजें बाद में उसमें देखते हैं। तो अब फिलहाल हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो सिलेंट्रेट्स में एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हैं। फैन, आपके रूम में अगर फैन लगा हो तो वो कैसे घूमता है, गोल गोल, तो गोर्गोनिया सी फैन, ठीक है। गोर्गोनिया का एक और क्या नाम है, सी फैन। हम जिस पेन से लिखते हैं तो पेनिट्यूला सी पेन। ब्रेन की बात करें तो मैड्रीना ब्रेन कोरल, ठीक है। कोरल्स में उनका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ब्रेन कोरल का क्या नाम है, मैड्रीना, ठीक है। गोल गोल क्या घूमता है, गोर्गोनिया, जिसको और क्या कहते हैं, सी फैन, है ना, फैन हो गया, एफ ए। और उसके बाद में पेन, पेनिट्यूला सी पेन। और कुछ बच रहा है एडम्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एडम्सिया सी एनिमोन। क्लाउन फिश के साथ इसका +0 रिलेशन होता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ओबेलिया, है ना, एक होगा अरेलिया और जेलीफिश। और भी कोई क्या एग्जाम्पल हो सकता है, हाइड्रा, है ना, हाइड्रा भी इसी में आता है, ठीक। देन उसके बाद में हम बात करें टीनोफोरा। टीनोफोरा एक फाइलम है जिसके एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं हम, आप धैर्य पूर्वक वहां पे देखते जाइए, काम की चीजें सब। प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, टीनोफोरा में प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना दिया है, उसमें टेंटाकुलेटा वगैरह, है ना, बिल्ली की आंखें और ये बहुत सारी बातें होती है, पर फिलहाल यहाँ पर तो प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना दिया। देन उसके बाद में आ गए फ्लैटवर्म्स, चप्टेक्रमी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, प्लेटीहेल्मिन्थ की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वो फाइलम जिसमें मीजोडम देखने को मिलती है। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन सा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थ, है ना, वही मीजोडम उसी में आई तो वही ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट सिलो में क्या नहीं है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ के एग्जांपल्स की बात करें तो एक तो टीनिया होगा, टीनिया, टैपवर्म। देन उसके बाद में एक लिवर फ्लूक मिलेगा, है ना, फेसियोला हेपेटिका, उसको लिवर फ्लूक कहेंगे हम, ठीक है। तो 2 एग्जांपल दिए। एक ऐसा है जिसका बॉडी सेगमेंट अगर टूट जाए तो वापस से रीजनरेट हो जाता है ना, उसमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, नाम है उसका प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया एक ऐसा
प्लेटीहेल्मिन्थ है जो पैरासिटिक नेचर का नहीं होता है ना। बाकी मैक्सिमम जो प्लेटीहेल्मिन्थ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं ना, एंडोपैरासाइट या अलग फॉर्म में, बट जो प्लेनेरिया है वो पैरासिटिक, जनरली पैरासिटिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें पैरासाइट्स के बारे में भी खैर अभी हम फीचर नहीं देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद में नेक्स्ट वाला प्लेटीहेल्मिन्थ हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद स्यूडोसिलोम वाले आ गए। स्यूडोसिलोम वाले यानी कि कौन सा फाइलम, एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस की अगर बात करें तो एस्केहेल्मिन्थीस में आपको एक डिजीज रिकॉल करना चाहिए जिसमें पैर हाथी के जैसा हो जाता है, जिसको हाथी पांव रोग या एलिफेंटेसिस कहते हैं। उस एलिफेंटेसिस या फाइलेरियसिस भी कहेंगे उसको, उसके केस में क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो है लिम्फेटिक, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम को एक तरह से ब्लॉक कर देता है, इसलिए लिम्फ प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाता है, जिस वजह से पैर में स्वेलिंग होगी, जेनिटल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा, फाइलेरियसिस या फिर एलिफेंटेसिस डिजीज का पैथोजन कौन है, वो है वाउचेरिया। वाउचेरिया, ब्रैंकफ्टाई, मेलाई ऐसा स्पीसीज हो सकती है जिसको फाइलेरिया वॉर्म भी कहेंगे। तो वो कौन से फाइलम का मेंबर है, एस्केहेल्मिन्थ। तो एस्केहेल्मिन्थ के एग्जांपल में वाउचेरिया एक डिजीज कॉज करने वाला, वो ध्यान दिया हमने। एक राउंड वर्म जिसको एस्केरिस कहेंगे, और एक एनसाइलोस्टोमा या एंकाइलोस्टोमा जिसको हुकवर्म कहेंगे, ठीक है। राउंड वर्म हो गए ये। एस्केहेल्मिन्थ के बाद में हम एनेलिड्स की बात कर लेते हैं। एनेलिडा में आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या, अर्थवर्म, ठीक है, केंचुआ। अर्थवर्म किसानों का मित्र। इस केंचुए के केंचुआ एनेलिडा का मेंबर है। देन और भी एनेलिडा फाइलम के मेंबर्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, नेरिस, बिल्कुल नेरिस हो सकता है, जिसमें नेरिस में तैरने के लिए पैरापोडिया रहेंगे, स्विमिंग के लिए। नेरिस के अलावा और कौन है, और इसमें मिलेगा ब्लड सकिंग लीच या फिर फ्रेश वाटर लीच कहेंगे उसको, उसका नाम है हिरुडिनेरिया, है ना, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है वो, ठीक है, वो भी इसी में आता है, ठीक है। डायग्राम्स में पहले नेरिस दिया है, देन उसके बाद में लीच हिरुडिनेरिया लिखा है। अब ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बारे में लार्जेस्ट फाइलम कहा है इसको, ऑर्थोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम कहा है। ऑर्थोपोडा के मेंबर्स की बात करें तो जितने भी कीट पतंग कीड़े मकोड़े ये सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। अगर इसके थ्रू जाए तो इसमें अलग अलग क्लासीफाई किया है। ऑर्थो एग्जांपल्स की बात करें तो एक इनने ग्रुप पहले बनाया है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स, है ना। आर्थिक रूप से महत्व रखने वाले कीट कौन से हो सकते हैं। इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में जैसे कि आपको शहद, है ना, आर्थिक रूप से महत्व, शहद मिल रहा है, वो उसमें आएगा, क्या नाम रहेगा, जैसे एपिस लिखा है, एपिस क्या है, एक जीनस है, एपिस इंडिका वगैरह ऐसे स्पीसीज बोल सकते हैं। तो एपिस हनी बी इसमें आएगा, और बॉम्बिक्स रेशम कीट वाला, सेरिकल्चर, बॉम्बिक्स मोराइस, सिल्कवर्म हो गया। देन लेसीबर लाका, है ना, लाख कीट, लाख वगैरह चूड़ी बेंगल्स बनते हैं जो भी, ये आर्थिक रूप से हुआ। देन वेक्टर्स, वाहक, कुछ आर्थ्रोपोड वाहक है, जैसे कि मलेरिया रोग जनक का वाहक एनाफिलिस मॉस्किटो होता है ना। एनाफिलिस के अलावा दूसरे हम डेंगू की बात करें तो है ना, डेंगू की बात करें तो उसका जो वाहक होता है एडीज होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एलिफेंटिसिस इसको डिस्कस किया था, हाथी पांव रोग, एलिफेंटिसिस या फाइलेरियसिस, तो उसका वेक्टर कौन होता है, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर की वजह से एलिफेंटिसिस फैलता है, और एनाफिलिस की वजह से मलेरिया रोग फैलता है, और एक है ये एडिस मच्छर की वजह से डेंगू एंड चिकनगुनिया फैलता है, ठीक है। इस तरह से वेक्टर हो गए। और उसमें अब दिया है ग्रेगेरियस पेस्ट, है ना। ग्रेगेरियस पेस्ट में फसल को खाने वाले टिड्डी वगैरह, ये अभी रिसेंट में, है ना, इंडिया में कई कई कुछ इलाकों में, एमपी राजस्थान वगैरह में ये प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है कि टिड्डी की वजह से वो किसानों की फसल को नष्ट कर रही है, ठीक है। तो लोकस्टा, है ना, ग्रेगेरियस पेस्ट, टिड्डी बोल सकते हैं इसको। देन उसके बाद में एक लास्ट दिया है लिविंग फॉसिल, ठीक है, किंग क्रैब, ठीक। इस तरह से अब आया मुलायम लस्का, दैट मीन मोलस्का। मोलस्क जो होते हैं थोड़े मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मोलस्क के एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए हैं, वो आपको याद रखना चाहिए।
जैसे कि इसमें एक तो पाइला आता है, पाइला एप्पल स्नेल, ठीक है। उसके अलावा इसमें वो बहुत सारे पैर वाला ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस इसमें आएगा, जिसको हम डेविल फिश कहेंगे। कुछ नाम आपको ये भी ध्यान रखना है जिनके नाम में फिश आता है पर वो फिश नहीं है, जैसे कि सिल्वर फिश, फिश नहीं है वो ऑर्थ्रोपोड है। डेविल फिश, फिश नहीं है वो क्या है, मोलस्क है। स्टार फिश, फिश रियल फिश नहीं है वो क्या है, इकाइनोडर्म है ना। इस तरह से फिश वर्ड आने का मतलब ये नहीं कि वो सत्य में कोई मछली हो, ठीक है, उनके नाम में आता है बस, ठीक है। तो मोलस्क के एग्जांपल्स की बात करें तो पाइला एप्पल स्नेल, पिक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर, मोती, मोती जो बनता है वो इसकी ये बनाता है मोती, ठीक है, पानी में रहेगा ये। देन सीपिया, कटल फिश, सीपिया को क्या कहेंगे, कटल फिश। और लालिगो, सी स्क्विड, ठीक है। देन उसके बाद में ऑक्टोपस बात हो गई थी, डेविल फिश। और उसके अलावा एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्सेल स्नेल, ठीक है, कीटोप्लूरा कैटल, ठीक है। इस तरह से ये मोलस्क के एग्जांपल हो गए। उसी तरह से आप एकाइनोडर्म्स के एग्जांपल की बात करो तो एकाइनोडर्म्स के यहाँ पे डायग्राम्स भी दिए है ना। एकाइनोडर्म्स के एग्जांपल की बात करें अगर तो एस्टेरियस, तारा मछली, स्टार फिश, एस्टेरियस स्टार फिश। देन एकाइनस, सी अर्चिन, एकाइनस क्या होगा, सी अर्चिन होगा। और एंटीडोन, सी लिली, एंटीडोन को क्या बोलेंगे हम, सी लिली। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, वहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कुकुमेरिया, सी कुकम्बर। तो ये सब एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल हुए। क्या क्या हुआ, एस्टेरियस स्टारफिश है, और एकाइनस सी अर्चिन हो गया, एंटीडोन सी लिली हो गया, ठीक है, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। इस तरह से जो जो भी दिया है आप इसमें देख सकते हैं। देन उसके बाद में 10th फाइलम, सेकेंड लास्ट फाइलम आ रहा है, वो क्या है, हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेट्स में बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, दो एग्जांपल दिए, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। देन उसके अलावा इसमें कॉर्डेटा एक लास्ट फाइलम है, बड़ा फाइलम है कॉर्डेटा। लार्जेस्ट तो वैसे कौन सा है, नंबर के हिसाब से लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थोपोडा है, और सेकेंड लार्जेस्ट, सॉरी ऑर्थोपोडा, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का, है ना। हम फिलहाल कॉर्डेटा की अगर बात करें तो कॉर्डेट्स का एक ही यूनिक फीचर कि उनके लाइफ की किसी न किसी स्टेज में क्या देखने को मिलता है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। उन सभी एनिमल्स को हम कॉर्डेट कहते हैं। उसके तीन सब फाइलम है कॉर्डेटा के। तीन सब फाइलम क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तीन उपसंघ है कॉर्डेटा के, कौन से, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सिफेलो और यूरोकॉर्डेटा को मिला के क्या कहते हैं, उसको प्रोटोकॉर्डेटा कह सकते हैं, ठीक है। अब सिफेलोकॉर्डेट्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, तो यूएसडी कर सकते हैं आप, एसिडिया, सेल्पा एंड डोलियोनम। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल है एसिडिया, सेल्पा एंड डोलियोनम। देन उसके बाद में यूरोकॉर्डेटा हो गया, और एक क्या है, यूरोकॉर्डेट को ट्यूनिकेट भी कह सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेट तो दोनों को मिला के, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलो, सीबी। सिफेलोकॉर्डेट्स में ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लेंसलेट, है ना, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लेंसलेट, ये सिफेलोकॉर्डेट। देन लास्ट में वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर, सुनिएगा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। समझ गए होंगे आप, सभी जो वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेटा में तो आते ही है, बट सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि कुछ जो कॉर्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट है, इन पे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल्स की बात की। अब वर्टिब्रेटा को अभी हम छोड़ रहे हैं, उसमें वर्टिब्रेटा में फिर हम देखेंगे कुछ इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ, है ना, जॉ लेस है, ये जॉर्ड है, जॉ लेस में आ जाएगा साइक्लोस्टोम्स, और जॉ वाले में फिर हम सुपर क्लास की बात करें तो पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पिसिस में हम बात करें तो फिर कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है। और टेट्रापोड्स में बात करें तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, ठीक है। इस तरह से डिस्कस होगा। बस इसमें आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, फिर इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ओविपेरस एंड विविपेरस मैमल्स की बात आती है तो विविपेरस ज्यादातर होते हैं कि ओवी, है ना, ज्यादातर तो विविपेरस होते हैं। ओविपेरस का एक एग्जांपल
इसका डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, क्या बोलेंगे उसको? डकबिल हिंदी में दिया है प्लेटिपस, या फिर प्रॉपर नाम उसका ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, थैंक यू। अब हम एनिमल किंगडम टॉपिक से नीट और एम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये डिसीजन लेंगे कि आखिर एनसीईआरटी से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंट ऑफ बॉडी, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, एनलेडा मोलस्का। तो अगर आपको अभी इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था, या आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग इसका कोई आंसर निकल सकता है। ठीक है, अब उसके अलावा फिर नेक्स्ट वाला जो दिया है, इन्होंने एक मैट्रिक्स मैच वाला कॉलम दिया है, उसमें पाइला, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनिया इस तरह से दिए। उसके सामने कैरेक्टर्स दिए, फ्लेम सेल, कॉम्प्लेक्स, रेडुला, मेलपिजियन, ट्यूबुलस। अब इस चीज को देखते हुए हम क्या समझ सकते हैं, यानी कि हमको हर फाइलम के एग्जांपल्स पता हो और साथ में उसके हमको उसके कैरेक्टर्स पता हो। ये दो चीजें पता होगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई बहुत ही बड़ी चीज या बहुत बड़ा कुछ डिटेल नहीं पूछा होता है। ठीक है, अब इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं 2019 का ही है ये, इसमें भी इसी तरह से कुछ एग्जांपल बेस्ड उन्होंने सही कैरेक्टर पूछा है। जैसे ऑफ्यूरा दिया है, तो ऑफ्यूरा हमको रिकॉल होना चाहिए कि ये तो एकार्डोडर्मेटा का एग्जांपल है। ठीक है, तो उसमें सामने फाइलम लिखे हैं, इधर एग्जांपल लिखे हैं। देन फाइसेलिया लिखा है, फाइसेलिया के सामने मोलस, प्लेटी, एकाइनोसिलेंट्रेट, तो हमको पता होना चाहिए फाइसेलिया किसका एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा है। ठीक है, उस तरह से फिर पेक्टाडा दिया है, ये क्या है, मोलस्क है। उसके बाद में प्लेनेरिया दिया, ये क्या है, प्लेटियम। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप अगर एनसीईआरटी बुक में जो भी एग्जाम्पल और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से बने हुए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें एक दिया है 2018 नीट का क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होम्योथर्म, मतलब होम्योथर्म कौन सा नहीं है, समतापी कौन सा नहीं है। तो एग्जैक्टली आपको फिर से एग्जांपल पता होना चाहिए। ऑप्शंस दिए हैं, मैक्रोपस, ऑप्शन ए था मैक्रोपस, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन सी कैमिलस एंड लास्ट ऑप्शन इज सिटिकुला। अब यहाँ पर सिटिकुला एक बर्ड है, ठीक है, चिलोन क्या है, एक रेप्टाइल है, और कैमिलस क्या है, मैमल है, मैक्रोपस भी एक मैमल है। ठीक है, यानी कि होम्योथर्म में कौन कौन से आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। तो आपको उस तरह से सोचते हुए क्वेश्चन को डील करना है, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे पूछा हुआ है 2011 में पूछा है, उसमें दिया है कि बिना कोई एक्सेप्शन के सही कौन सा स्टेटमेंट है। तो लिखा है कॉन्ड्रिक्थिस, उसके सामने इसको कहा है कि इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। यानी कि एग्जाम्पल और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या किसी फाइलम ग्रुप का एग्जाम्पल और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको पता होना चाहिए। और भी इसमें क्वेश्चन कोई भी आप लेते हैं अगर, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2013 का एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में इसमें कौन सा आर्थ्रोपोडा फाइलम का एग्जाम्पल है या मेंबर है। तो उसमें लिखा है उड़न मछली है ना, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, पफ फिश एंड सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश जो है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ठीक है, तो अगेन वही कि किसी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उसके एग्जाम्पल आपको दो अगर क्लियर है तो आप नीट में आने वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।